सो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। सो गाइज, आज हम लोग अपने साउंड वाले चैप्टर को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, जैसा कि कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देखा, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। कल हम लोग ने प्रॉपर एक एनसीईआरटी बेस्ड फॉलो किया था। ठीक है, और आज भी हम लोगों का जो लेक्चर होगा बच्चे, वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ मार्क भी कराता चलूँगा और साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी उसको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, सो गाइज, आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज है लेक्चर नंबर 3। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोल रखा है कि ये जो हम लोगों का सेशन है ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। बट अगर आप आज नए हैं हमारे चैप्टर में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक रिकैप ज़रूर लूँगा एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दिस लेक्चर। ठीक है, सो हाँ, बट एक चीज़ है कि अगर आज आप नए हैं और आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम लोगों की सारी वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाएं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो अब चलते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो आज का टॉपिक है साउंड, इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने चीज़ें छोड़ी थी, जिस पॉइंट पे मैंने छोड़ा था, आज वहीं से चीज़ों को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट एकदम फ्रेश स्टार्ट से पहले मैं चाहूँगा कि मैं कुछ कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, तो यस, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूं बेटा, तो लेक्चर नंबर जो हमारा लास्ट लेक्चर था, तो इन लास्ट लेक्चर अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साउंड, कि साउंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देन वी हैव स्टडीड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसमें हम लोगों ने वेव्स वगैरह भी पढ़ी थी। ठीक है, मैंने वेव्स में आपको बताया था कि कितने टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? वो साउंड वेव्स हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने और भी बहुत सारे बाइफरकेशंस किए थे और एक एक चीज़ों को समझा था। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को गाइस क्लियर हो गई थी। ठीक है, तो अब जो हम लोगों का बहुत मेजर टॉपिक रह जाता है बच्चे, वो रह जाता है हमारा, अगर हम बात करें तो इको एंड रिवर्बरेशंस। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट हम लोग डायरेक्टली इस पे हम लोग नहीं कूदेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को सारी एक एक चीज़ें मार्क कराता चलूँगा, बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं शायद एग्जाम्पल के, तो वो भी हम लोग लगे हाथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी बेटा। अब आते हैं आज के लेक्चर से, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 आज जो हम लोगों का है। राइट, तो चलिए एक काम करते हैं। यस, तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स बच्चे मैंने आपको कल बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि क्या फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन किसे कहते हैं, कहाँ पे डेंसिटी कम होती है, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है। बट एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दी जाएं, और जो बच्चे आज नए हैं जिनको लग रहा है कि उनका लेक्चर छूट गया है, तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो पीछे के लेक्चर में भी देख सकते हैं, नहीं तो आज मैं कुछ और चीज़ें भी मार्क करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर क्लियर रहें। सो अ साउंड वेव इन अ ग्राफिक फॉर्म एज शोन इन द फिगर
which is represented by how density and pressure change when the sound wave moves in the medium, and the density as well as the pressure of the medium at a given time varies with the distance. यहाँ पे देखो ये चीज़ जो आपसे बोल रहा है कि a sound wave in a graphic form as shown in the figure, और ये आपको बताता है कि किस तरह से डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज होता है जैसे जैसे साउंड वेव मूव करती है किसी भी मीडियम में, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता है कि किस तरह से डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर इन द मीडियम एट ए गिवन टाइम वेरीज विद द डिस्टेंस, ठीक है, एंड अबव बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड द प्रेशर, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मेंशन है। रिप्रेजेंट द डेंसिटी, प्रेशर वेरिएशंस रिस्पेक्टिवली ऑफ अ साउंड वेव प्रोपोगेशन, कंप्रेशंस आर द रीजन्स। ये चीज़ें मार्क कर लीजिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। किस कर्व की बात कर रहा है? देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज़ बताई हुई थी कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेव्स जनरली दो प्रकार की हम लोग देखते हैं। पहली वेव होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और दूसरी वेव होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया था? मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव कुछ इस प्रकार दिखती है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा कैसे दिखती है? वो आपको दिखती है कुछ इस प्रकार की। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ रफली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये थोड़ा पास पास है, फिर थोड़ा दूर है, ठीक है, फिर थोड़ा दो दो पास पास में बना दे रहा हूँ, ठीक, और ये फिर एक दूर बना दिया मैंने, और फिर ये दोनों मैंने पास पास बना दिया, ठीक है। यहाँ तक बच्चे क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, अगर इस चीज़ को आप मैच करो तो समझ में आ जाएगा। कंप्रेशंस आर द रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, जो भी कंप्रेशन वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर इज हाई, इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम इस वाले कर्व में देखना चाहें तो कहाँ मिलेगी? ये जो ऊपर का पोर्शन है कर्व का, ये वाला, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो है इसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, अगर इस ग्राफ के हिसाब से देखें। अदरवाइज वैसे तो इसका नाम क्रेस्ट होता है और जो नीचे वाला है उसको ट्रॉफ बोलते हैं, लेकिन इस कर्व में कैसे किसको क्या बोलेंगे ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ें मैं मार्क करा रहा हूँ उसको मार्क करते चलना, अपने पास बुक और कॉपी अच्छे से रखना, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों से बोलूँगा उस चीज़ को मार्क करने के लिए, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि मैं वही सारे पॉइंट आप लोगों को मार्क कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आपसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। So the peak represents the region of maximum compression, thus the compression are the regions where the density, ये लिख लीजिएगा, इसको भी मार्क कर लीजिए, thus the compressions are the region where the density as well as the pressure is high। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या मेंशन है बेटा, कि रेयर फैक्शंस आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, ये भी अपने पास मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे कहाँ पूछने की चांसेस होती हैं? जब अगर आपसे कोई भी कभी कभी MCQs में, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में, इस टाइप में भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात है उसमें तो हम लोग कभी कभी ये सब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस तो असर्शन रीजनिंग्स में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताएं। अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा था आपसे कि द पीक इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द वैली इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? चलो
अब यहाँ पे देखो क्या है, वेवलेंथ की डेफिनेशन है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इसका आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग वेवलेंथ की डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगी सर। वेवलेंथ बच्चे यहाँ पे देखो डिफाइंड है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, अगर जैसे यहाँ पे कंप्रेशन यूज हुआ है, यहाँ पे क्रेस्ट भी यूज कर सकते हो, और जहाँ रेयरफैक्शन यूज हुआ है वहां पे आप इसको ट्रॉफ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके वेवलेंथ की है। या ये भी एक सिंपल डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी आपका एक वेवलेंथ हो जाता है। ठीक, ये भी एक डेफिनेशन है वेवलेंथ की। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस टाइप से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं इसको, तो यहाँ पे यहाँ पे आप समझिए कि जैसे मान के चलिए ये एक वेव है। अब वेवलेंथ ये पूरी आप ले सकते हो, यहाँ से लेके ये पूरी इस एक साइकिल को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, इसको भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। नहीं तो यहाँ से ये क्रेस्ट से ये क्रेस्ट तक की डिस्टेंस को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपस में दो क्रेस्ट भी, अगर मान के चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं आगे, राइट, और फिर यहाँ पे और फिर जैसे मान के चलो ये ऐसे आया, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये भी एक वेवलेंथ कहलाएगी। ठीक है, और अगर आप ओवरऑल निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओवरऑल बन ऐसा ही रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये वेवलेंथ होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, वेवलेंथ की भी डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। ठीक है, और वेवलेंथ को हम लोग जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, एक ग्रीक लेटर होता है, लेमडा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। एसआई यूनिट मीटर इस वजह से होती है बच्चे, क्योंकि ये क्या है, अगर देखो बहुत सिंपल वर्ड पे ही ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ लेंथ है तो वो किस में नापी जाएगी, मेजरमेंट उसका हमेशा मीटर्स में किया जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? ठीक है, यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और आगे यहाँ पे क्या मेंशन है। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया गया है, फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर, और इसको चलने दीजिए, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, अब आ जाइए इधर देखिए, ये आपको डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन के बारे में समझाता है बेटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक स्पीकर बना हुआ है। इस स्पीकर से आप ये देख सकते हैं कि ये रहा पार्टिकल, और ये उसको वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे दोनों वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया बेटा। अगर आप देखो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव फॉर्मेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो एक्चुअल में कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जो भी स्पीकर बजता है, अगर आप यहाँ पे एक रिसीवर रख दीजिए, अगर यहाँ पे हम लोग बेटा एक रिसीवर रख दें, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स कहाँ से, सोर्स से लेकर के रिसीवर तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो एक चीज़ अब और धीरे धीरे देखते जाओ। पहले यहाँ का रीजन, इतना रीजन देखो जहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास हैं, ये क्या है, कंप्रेशन है। जहाँ पे पार्टिकल्स कम कम है, क्या है, रेयरफैक्शन है। फिर देखो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, तो कंप्रेशन हो गया। यहाँ पे देखो लाइट है, फिर यहाँ देखो कंप्रेशन हो गया, फिर देखो रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ठीक है, तो ये जो कंप्रेशर एंड रेयरफैक्शन है बेटा, ये क्या कैसे चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। पहले अगर C है तो R आएगा, फिर R के बाद C, फिर C के बाद R। तो ये एक सीक्वेंस में, एक साइमल्टेनियस सीक्वेंस में ये लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ कंप्रेशन देख रहे हो, आपको अपने दिमाग में रखना है कि कंप्रेशन मतलब दो चीज़ें, क्या क्या, डेंसिटी और प्रेशर दोनों हाई होंगे। रेयरफैक्शन में क्या होगा बेटा,
डेंसिटी और प्रेशर दोनों कैसे होंगे, लो होंगे। ठीक है, इतना अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्मेट में, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स जो, या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बेटा कुछ इस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ का पोर्शन, फिर यहाँ से यहाँ का पोर्शन, फिर यहाँ से यहाँ का, ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, ये। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी आप देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्राफ है। हाँ, इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा के चलो, क्योंकि यहाँ से आपसे ड्रॉ एंड लेबल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे कंटिन्यू होती है कि the density of a medium oscillates, the density of a medium oscillate between its maximum value and minimum value। अब ये सर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर मान के चलो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो ये अपने इस मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है। अगर इसको आप ग्राफ यहाँ पे टच करो, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद ये वहाँ से लेकर के एकदम नीचे मिनिमम वैल्यू, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ये यहाँ पे अगर आप देखो, तो जो ऑसिलेशन है वेव का बेटा, वो मैक्सिमम से मिनिमम पोजीशन पे ऑसिलेट करता रहता है पूरा का पूरा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा मैक्सिमम पॉइंट है और ये आपका मिनिमम पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द चेंज इन द डेंसिटी, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताया जा रहा है। द चेंज इन द डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू मेक्स कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहाँ तक समझ में आया? ये वाली जो लाइन मैंने आपको बताई कि चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम maximum value to minimum value then again to maximum and minimum is called what? यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये एक ऑसिलेशन आपसे कहलाएगी। एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे समझ के चलना। एक मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, इसको देखना। अगर आप इधर ध्यान से देखिए, तो जैसे मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है इसके सेंटर से। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एक वाइब्रेशन वाली स्थिति में आएगा। ठीक है, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो आपको भी पता है, ये जैसे जैसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे ये एक ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा कुछ ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है, आप 2 मिनट के लिए अगर इसको हटा दीजिए, सिर्फ इस पे फोकस करिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे है। ठीक है, ये मीन से किधर जा रहा है बच्चे? ये जा रहा है अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, ये किधर जा रहा है? ये जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। अब ये एक्सट्रीम से फिर मीन पे आ रहा है, मीन से फिर नीचे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर इस एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये इस पूरी एक साइकिल को हम लोग काउंट करते हैं वन ऑसिलेशन। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है यहाँ तक? और अगर आप यहाँ से देखो, इसका ग्राफ अगर बनाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ बनेगा। देखो, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर बॉल नीचे आनी शुरू हो जाएगी, नीचे आएगी, फिर देखो मीन पोजीशन पे आ गई। ये इसकी मीन पोजीशन से कहाँ गई? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आई, मीन से फिर देखो एक्सट्रीम पे गई। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो एक्सट्रीम से कहाँ आ रही है? मीन पोजीशन। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। क्या? ये एक कंप्लीट वन ऑसिलेशन हो जाएगी।
यहां तक क्लियर है? समझ में आया बच्चे? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अब यहाँ पे देखो क्या, अब यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, तो ये जितना पोर्शन अभी मैंने मार्क किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास रख लीजिए लिख करके। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ज़रूर मार्क कर लीजिए, अगर नहीं है बेटा तो आप इसको चाहे लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, उसमें आप लोग मार्क कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन ए यूनिट टाइम। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे? इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, राइट? तो अब कैसे काउंट क्या करेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस काउंट करेंगे आप, है ना? तो और यही चीज़ हमारी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, कि पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस बन रहे हैं, ये चीज़ आपको क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी बताता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन देखो, यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t होता है बच्चे। ठीक है, और इसको आजकल एक नया फॉर्मूला है v, ऐसा कुछ लिख के बनाते हैं। तो देखो ये क्या है, ये v वेलोसिटी मत समझना, दिस इज कॉल्ड न्यू। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यू। अब ये NEW वाला न्यू भी नहीं है, ये NEU वाला न्यू है। ठीक है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी को ही दर्शाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए, सो द टाइम टेकन बाय द टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे देखिए टाइम की डेफिनेशन है। तो ये देखिए बेसिकली ये जो चीज़ें मैं मार्क करा रहा हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट डेफिनेशंस में पूछी जा सकती हैं। आपसे टाइम पीरियड ऑफ अ वेवलेंथ पूछा जा सकता है, आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, आपसे रेयर फैक्शन, कंप्रेशन और फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको मार्क करा रहा हूँ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है, देखिए। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर टी। एसआई यूनिट आपको पता है कि क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे कि यहाँ पे और क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अ वायलिन एंड फ्लूट में बोथ प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, बोथ द साउंड ट्रैवल टू द सेम मीडियम दैट इज एयर एंड अराइव एट आर ईयर at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the sound, but the sounds were received different. This is due to different characteristic which is known as pitch. ठीक है, ये पिच की वजह से ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी कभी हमें ज़्यादा सुनाई देता है और कोई कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखो कि पिच के बारे में यहाँ पे आपसे क्या बताता है। ठीक, चलिए, है ना? सो हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। द फास्टर द, अब देखो ये जो लाइन में लिखवा रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये चीज़ मार्क कर लेना। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, the higher is the frequency and the higher is the pitch. ठीक है, thus a pitch of sound corresponds to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे pitch और उसके बारे में एग्जाम्पल कहीं पे गिवन है। ठीक है, हाँ देखो किसकी हाई पिच होगी, किसकी लो पिच होगी, देखो यहाँ पे मेंशन है। लो पिच वाले में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है? कम कम डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पिच वाला हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस। हाँ, एक चीज़ ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है
कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड कंडीशन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू प्रोड्यूस डिफरेंट पिचेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास मार्क कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों को पिच की भी डेफिनेशन मिल गई। अब आते हैं हम लोग किसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं एम्पलीट्यूड की एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देखो बहुत सिंपल समझ लो कि पहली बात तो एम्पलीट्यूड अगर आप सिर्फ ग्राफ से देखो तो आपको समझ में आएगा, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए तो क्या है, एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्टर्बेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कह लीजिए चाहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, है ना, किसमें, इन द मीडियम ईदर ऑन दी, यहाँ पे ये आप मार्क कर लीजिए, ये है डेफिनेशन किसकी, एम्पलीट्यूड की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, चलें आगे। राइट, ओके, यस। अब आते हैं हम लोग, हाँ अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड में। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी बेटा मैंने वहाँ पे आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे क्या होगा, देखो स्पीड अगर मैं बात करूँ नॉर्मली आप इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पीड की या वेलोसिटी की, तो एक चीज़ यहाँ पे समझो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो ये कितना हो जाता है, नॉर्मल टाइम्स में हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वेवलेंथ है। यानी कि इस ये जो डिस्टेंस डी है आप इसको लेमडा से कन्वर्ट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे, और ये टाइम तो वैसे का वैसा आ जाएगा। पर एक चीज़ नज़र खोल के देखो तो समझ में आएगा तुमको कि लेमडा के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/t लिखा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो तो तुम्हें लास्ट में समझ में आएगा कि यार ये चीज़ तो फ्रीक्वेंसी मेंशन है। तो बात बिल्कुल सही है, तो v इज इक्वल्स टू लेमडा डॉट एफ, ये आपका एक फॉर्मूला रेडी होता है। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले में पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी इसी के ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें, एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। राइट, चलिए अब आते हैं बेटा आगे और यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है। यस, अच्छा यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा लिखी हुई है कि लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस एज इट एसोसिएटेड विद द हाई एनर्जी। ठीक है, और the quality or the timbre of a sound is that characteristics which enable to distinguish us from the another having the same pitch and the loudness। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल हम लोगों को गिवन है बेटा। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पे। यस, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, अच्छे से समझना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर्स। यहाँ पे आप देखो क्या मेंशन है बेटा, 1.5 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना टाइम लेगा। ठीक है, अच्छा अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड द वेवलेंथ इज 335 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये वाला,
यही ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, यही वाला फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे एप्लीकेबल है। कैसे? अगर ध्यान से देखो तो तुमको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 किलो हर्ट्ज की, ठीक है। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 2000 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे वेवलेंथ यानी कि लेमडा कितना गिवन है बेटा? 35 सेंटीमीटर्स गिवन है। 35 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.35 मीटर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब ये आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर्स, यानी कि 1.5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, ठीक। समझो, यहाँ से तो तुम पहला एक काम करो कि वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी निकालने के लिए तुम क्या करोगे? लेमडा को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके फ्रीक्वेंसी से। तो 0.35 यहाँ पे गिवन है, उसके बाद आपको यहाँ पे 2000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 35 का डबल करते हो तो वो 70 हो जाता है, और बाकी ये 2 जीरो से ज़ीरो कट जाएगा। सो दिस विल बी 700 मीटर पर सेकेंड। तो 700 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखो, वेलोसिटी आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास कितनी गिवन है? डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास कितनी गिवन है बच्चे? 1.5 किलोमीटर्स गिवन है। वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आई है? 700 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे, और ये जो आपको गिवन है, राइट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यस, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर लेंगे। सो देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें, सो वी विल, सॉरी, दिस विल बी 1000, नॉट 1, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसको मीटर्स में। सो दिस विल बी 1000, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? सो ओवरऑल ये लास्ट में बचेगा 15/7। तो ये आपका टाइम हो जाएगा इन सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन आई होप सो आप लोगों को बेटा समझ में आ गया होगा, राइट, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे? ओके, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि देखो, जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है बच्चा, वो जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसी टाइम पे सारे क्वेश्चंस आपसे इंटेक्स्ट वाले भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और अपने जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रॉपरली क्लियर कर सकें, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, राइट। चलिए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अब स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया का क्या मतलब है? देखो, अभी 2 मिनट के लिए सारी फिजिक्स, सारी साइंस भूल जाओ। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। थंडर देखा है कभी? बिजली कड़कना। बिजली कड़कने में 2 प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये कोई एक स्टूडेंट है या कोई बच्चा है, कोई इंसान है, इसने यहाँ पे बिजली कड़कते हुए देखा, ठीक है, इसने यहाँ पे बिजली कड़कते हुए देखा। तो क्या होता है कि इसको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है। क्या होता है? लाइटनिंग पहले दिखाई देती है, ठीक है। और इसकी साउंड जो है, इसकी जो साउंड है वो लाइटनिंग दिखने से कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के बाद इसको सुनाई देती है। यानी कि
दिखने में और सुनने में फर्क आ जाता है। किसकी वजह से आता है? स्पीड की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? स्पीड की वजह से। स्पीड की वजह से कैसे आता है सर? क्योंकि स्पीड अगर हम बात करते हैं बेटा लाइट की, अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर मैं साउंड की बात करता हूँ, ठीक है, साउंड की बात करता हूँ, तो इट इज़ जस्ट 332 टू 340 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कितना फ़र्क है दोनों में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इस केस में ऐसा होता है। ठीक है, बट इसमें सिर्फ आपको इतना नहीं समझना है, इसमें दो चार चीज़ें यहाँ पे मैं आपको और बताऊंगा। जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस पे करता है? डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि पहला देखो मटेरियल है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो टेम्परेचर है ना। तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे कि जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है बेटा वो क्या होता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ चीज़ों को मैं मार्क भी करवा देता हूँ ताकि आप अब एक बुक की लैंग्वेज से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, है ना, और वो चीज़ें आपको आपके दिमाग में बैठी रहें। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि साउंड propagates through a medium at a finite speed. The sound of a thunder is so little, is heard little later than the flash of the light. So यहाँ पे देखो क्या है कि we can make out that sound travels with a speed which is much less than speed of light. Yes, देखो पहला पॉइंट यहाँ पे देखो मेंशन है, the speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels. यानी कि मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, या जो या तो जो भी मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस भी मटेरियल से वो बना है उसके ऊपर ये मैटर करता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे क्या हुआ है फिर देख सकते हो यहाँ पे यू विल, हाँ अब ये डिपेंड कैसे करता है ये हम लोग आगे की जो हमारी हायर क्लासेस होंगी 11th-12th में वहाँ पे जाके समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहाँ पे क्या गिवन है? द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो और अगर चीज़ें क्या है कि द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारी साउंड है वो सबसे ज़्यादा फास्ट किस में ट्रैवल करती है? सॉलिड में ट्रैवल करती है। ठीक है, और ख़ासकर किस में? मेटल्स में। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप कोई एक बहुत लंबी एक लोहे की रॉड ले लीजिए, एग्जाम्पल सबसे कि एक ट्रेन रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक पूरा एक लोहे का बना होता है। ठीक है, उस पर अगर आप ध्यान से, अगर उसमें कोई इंसान कान लगा के सुनता है और अगर आप उसमें लगभग लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस पे वहाँ पे जाके अगर आप थोड़ा सा भी वहाँ पे उसको उसमें डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो साउंड भी सुनी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे मार्क मैंने करवाई है, इसको आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि स्पीड ऑफ साउंड किस किस कौन कौन से सब्सटेंस में कहाँ कहाँ क्या कितनी कितनी पाई जाती है। देखो सबसे पहले सॉलिड्स में देख लो, मैं मार्क भी कर देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा सकता है, कि न्यूमेरिकल में आपसे वहाँ पे क्या पूछा सकता है। तो सॉलिड में देखिए, सॉलिड में आपसे स्टील के बारे में पूछा जा सकता है, आयरन के बारे में पूछा जा सकता है और ग्लास के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, लिक्विड्स में आपसे वाटर के बारे में पूछा जा सकता है, बस इससे ज़्यादा बहुत रेयर केस होगा तो पूछेंगे, नहीं तो नहीं। और गैसेस में जनरली एयर एंड ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाता है, और कभी कभी बहुत ऊपर उठे तो हाइड्रोजन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन की फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के पास। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से हमें क्या पता चलता है यहाँ पे समझना। जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा
लाइट वाले चैप्टर में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, ठीक है, या आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज होता था। तो लाइट रेज कैसे रिफ्लेक्ट करते थे? अगर मैं यहां पे एक मिरर बनाऊं और यहां पे लाइट रेज आ रही हैं, तो ये यहां से टकरा करके इस डायरेक्शन में जाएंगी, फिर यहां पे लाइट रेज आएंगी, यहां पे टकराएंगी और फिर इस डायरेक्शन में जाएंगी। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये और ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा साउंड के साथ भी होता है। साउंड के साथ किस तरह से होता है यहाँ पे देखना। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है, राइट, ये कोई एक सरफेस है और यहाँ पे एक ट्यूब है ना, और इस ट्यूब के पास ही एक यहाँ पे ट्यूब और लगा देते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि अगर, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो अब जब भी यहां से कोई बोलेगा, ठीक है, तो वेव्स क्या होंगी, क्योंकि देखो वेव्स लाइट वेव्स में भी थी और वेव्स तो इसमें भी हैं, तो क्या होंगी कि वेव्स ऐसे ट्रैवल करेंगी, इधर टकराएंगी, इधर टकराने के बाद इस डायरेक्शन में देखो ये वापस जाएंगी। तो अगर इधर कोई बोलता है तो वो आप नॉर्मली इधर भी सुन सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई फ़ोन है, ठीक है, जो आपका फ़ोन है, आप क्या करिए, अगर आप उसको नॉर्मली ऐसे लेके सुनेंगे तो शायद आपके पास आवाज़ कम आएगी, लेकिन आप क्या करिए, नीचे जैसे आपका ये फ़ोन है, ठीक है, अब आप इस फ़ोन पे क्या करिए कि नीचे थोड़ा सा ऐसे हाथ लगा दीजिए, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड जो आप साउंड सुनेंगे आपको उसमें डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बात, राइट? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इको, ठीक है। अभी देखो ये जो इको है ना, ये आपको क्यों समझाया जाता है यहाँ पे समझना। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, ये जो, अगर मैं बात करता हूँ बेटा इको की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इको की, तो इको इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। या जो इको है वो किसके बेसिस किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब कैसे होता है एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है ना, और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कुछ बोलता है तो साउंड वेव्स ऐसे जाती हैं और टकरा के वापस इसी के पास आती हैं। एक चीज और समझिए, ये चीज आपने बहुत बार कार्टून्स में भी देखी होगी, ठीक है, कि ये एक पहाड़ी का इलाका होता है और इधर सामने काफी सारे माउंटेन्स होते हैं, और यहाँ से कोई बोलता है तो उसको कुछ देर के बाद अपनी इको सुनाई देती है। तो ये किसकी वजह से होता है बच्चे? ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, ये इसकी वजह से ही पॉसिबल होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें जब भी कोई, देखो यहाँ पे सबसे जो मेजर चीज़ है वो ये है कि सोर्स और रिसीवर, जब यहाँ से साउंड वेव जा रही होती है ऑब्जेक्ट की तरफ, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, और साउंड वेव इधर जाती है, तो इन साउंड सोर्स और रिसीवर के बीच में एक 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए कि यहाँ से जब साउंड निकलेगी, राइट, और जब ये वापस रिसीवर के पास जाएगी, तो इनके बीच में गैप कितने का होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि पहले आवाज़ गई और उसके बाद वो वहाँ से जब आ रही है तभी आप दोबारा सुन पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये टाइमिंग बिल्कुल नहीं होगी या गैप बहुत कम हो जाएगा या टाइम एकदम ही आप इसको ज़ीरो पे लिख देंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको एक ही बार ही आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि रेपिटिशन कैसा हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने का और आने का टाइम सेम नहीं हो सकता, थोड़ा सा डिफरेंस आपको
चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इससे आपको समझ में आ जाता है कि इको क्या है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इको में कुछ चीज मैं आपको मार्क करा दूं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ चीजें मेंशन है कि यस द मिनिमम डिस्टेंस विल बी 17.2। ये जनरली हम लोग इसको 17 मीटर्स बोलते हैं। आप यहाँ पे 17.2 भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 मीटर्स की डिस्टेंस कैसी होगी बच्चे, यहाँ पे नॉर्मल डिस्टेंस काउंट करी जाए, मिनिमम डिस्टेंस काउंट की जाएगी किसके लिए, इको के लिए। ठीक है, यस। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे देखो इको के बारे में कुछ एग्जाम्पल सेट किया गया है कि इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ सुइटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी विल हियर द सेम साउंड विद अ लिटिल लेटर। सो दिस साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड इको। ठीक है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। टू हियर अ डिस्टिंक्ट इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। देखो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? दूसरा यहाँ पे क्या मेंशन है बच्चे कि इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड एट अ गिवन टेम्परेचर से 22 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एयर, राइट, so the sound must go to the obstacle and reach back to the ear of the listener on reflection after 0.1 second। तो यहाँ तक आप एक चीज समझ के चलो कि जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्योंकि अगर सपोज अगर साउंड सोर्स से निकल के ऑब्जेक्ट के पास जाता है और एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसने एक्स डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, तो ये सेम x डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सोर्स एंड बैक शुड बी एटलीस्ट 34 मीटर्स। ठीक है, अब देखो 34 मीटर्स का आधा कर दिया तो 17 आ जाएगा। ठीक है, is that clear to everyone? Now this will change with the temperature of air. Echo may be heard more than once due to successive or multiple reflection. So the rolling of thunder is due to the successive reflections of the sound from a number of reflecting surfaces such as cloud and the land। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है और यहाँ से कोई इंसान एक एज अ सोर्स वर्क कर रहा है। अब यहाँ से साउंड जाएगा, मान के चलिए ट्रैवल करता है x डिस्टेंस, ठीक है, और यही सेम x डिस्टेंस बेटा इधर को ट्रैवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी निकाल लोगे आप, टोटल डिस्टेंस विल बी 2x। और मान के चलो ये 2x कवर करता है t सेकेंड्स में, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2x बाई t। ये फॉर्मूला याद कर लो, आगे काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये कहीं पे भी बेटा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगा के करना है। ठीक है, इसको लिख लो, ये आपके काम आएगा। ठीक है गाइज, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यस इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो गाइज ये वाला लेक्चर आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि अब हम लोगों का ज़्यादा पोर्शन नहीं रह गया है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिवर्बरेशंस और आगे के कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो गाइज आई होप सो आज का लेक्चर बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।